बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को समझेंगे, ताकि हमें 1.2 जो एक्सरसाइज है वो हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले जो है हमारे पास है जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, उनमें से सबसे पहले आ जाता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? रो मैट्रिक्स से मुराद जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर एक ही रो मौजूद हो। रो से मुराद जैसे कि मैंने ये आपको मार्कर का निशान दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास जो है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रो है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैंने लाइन लगा दी, एक ये लाइन लगा दी, तो हमारे पास कितनी रोज़ होगी? टोटल दो रोज़ होगी। लेकिन रो मैट्रिक्स से मुराद क्या है? सिर्फ ओनली वन रो। जैसे आप डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसने उसने कहा है कि ए अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, उसको क्या कहा जाता है? रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दो तीन दी गई हैं, आपने ओनली वन एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। सेम वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क बस इतना है कॉलम मैट्रिक्स में और रो मैट्रिक्स में, कि हम रो में हम लोग इस तरह देखते हैं, कॉलम में हम इस तरह देखते हैं, यानी कि अप एंड डाउन देखते हैं। अगर देखा जाए तो रो मैट्रिक्स इसे ऐसे कहा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, और जो कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू द कॉलम मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रो। जिसके पास एक ही रो मौजूद हो और एक ही कॉलम मौजूद हो, वो क्या कहलाता है? आपका कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे भी दो एग्जांपल दी गई हैं, जहाँ पे तीन एग्जांपल दी गई हैं आप कोशिश करें दो, वरना एक एग्जांपल तो लाजमन दें हर डेफिनेशन के साथ। इसके बाद आ जाता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी गौर से सुनेंगे। यहाँ पे हमारे पास जित दो तीन एग्जांपल दी गई हैं, हम दो एग्जांपल देंगे, मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे लिखा है, उसने कहा मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। उसने स्टेट लफाज में जैसे डेफिनेशन में बता रहा है कि आपकी जो रो और कॉलम जो है वो इक्वालिटी पे हो। अगर रो आपके पास टू है तो कॉलम जो है वो तीन होने चाहिए। अगर कॉलम आपके पास तीन है तो रो कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे देखें, एग्जांपल देखें, हमारे पास रो कितनी है? वन टू थ्री। कॉलम कितने हैं? वन टू। अब रो हमारे पास थ्री थ्री है और कॉलम क्या है? हमारे पास टू है। तो ऐसी चीज़ को हम नाम क्या देते हैं? हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे फोर एग्जाम्पल दी गई है। आप इनमें से कितनी एग्जाम्पल करनी है? टू एग्जाम्पल करनी है। जैसा आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक सी है। अब यहाँ पे देखिए रो कितनी है हमारे पास? एक रो है, और कॉलम कितने हैं? वन टू थ्री। थ्री कॉलम्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसके ऑपोजिट है। इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। अगर रो हमारे पास एक है तो कॉलम भी एक होना चाहिए। अगर रो हमारे पास टू है तो कॉलम भी इक्वल होना चाहिए। डेफिनेशन से भी आपको पढ़ के अंदाजा हो रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे हमारे पास भी थ्री एग्जाम्पल दी गई हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल आप छोटी सी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे पास कितनी रोज हैं? वन रो, टू रो। कॉलम कितने हैं? वन रो, टू कॉलम, यानी वन कॉलम, टू कॉलम। रो और कॉलम इक्वल है। इसी तरह सेम यहाँ पे देखें, जहाँ पे जस्ट वन रो और वन कॉलम है। ये आप दो एग्जांपल दिखते हैं जिनके हम रो और कॉलम इक्वल हों, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। जिनके रो और कॉलम इक्वल ना हो, वो क्या होते हैं? हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? सिंपल बात यह है कि नल और जीरो मैट्रिक्स को हमेशा ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ की रिप्रेजेंट करते हैं? ओ के साथ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी हमारे पास हैं उन सबको रिप्रेजेंट किसके साथ किया गया? ओ के साथ। इसके ऑल डिजिट, तमाम डिजिट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो जीरो होंगे। अब चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने तीन से चार एग्जाम्पल दी गई हैं, आपने इसमें से भी टू एग्जाम्पल देनी है। यानी नल और जीरो मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसके ऑल डिजिट किसके इक्वल होते हैं? जीरो के। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिफर से किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अक्सर बच्चे ट्रांसपोज मैट्रिक्स और दूसरे एडजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कर पाते। आप ज़रा गौर कीजिएगा, उसने कहा मैट्रिक्स ऑब्टेन चेंजिंग द रो इनटू अ कॉलम, यानी रो को किस में बदल देना है? कॉलम में बदल देना है। और या कॉलम इनटू अ रो मैट्रिक्स, कॉलम को रो में लिख देना या रो को कॉलम में लिख देना, क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हमारे पास अगर ए सिंबल दिया गया उसका ए ट्रांसपोज कहा जाएगा, अगर बी दिया गया तो उसको हम बी ट्रांसपोज कहा जाएगा। सिंपल अल्फाज में फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने को क्या कहते हैं?
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट पेज में देता हूँ, जो कि पंजाब टेक्स्ट पे दी गई है, आपके यहाँ पे दिखाया गया है, देखेंगे क्वेश्चन है। उसने कहा जी 1 2 3, हमारे पास ये रो दी गई है। अभी इसी रो को हमने इस कॉलम में लिख दिया, ऊपर एक छोटा सा टी लगा देंगे ट्रांसपोज का। आप देखिए 1 2 3, 2 1 0 2 1 0 -1 4 2, इसी रो को हमने किस में बदल दिया, -1 4 2, हमने इसको रो को कॉलम में बदल दिया। अब हमारे पास ये क्या है, रो है, इसी रो को हम लोग किस में बदल देंगे, 102 है, कॉलम में लिख देंगे 102, 2 -1 3 है, क्या आ जाएगा 2 -1 3। अगर क्वेश्चन ये हो तो इसको अगर हमने बदलना है तो ये कॉलम है, तो अब इसको हम किस में बदल सकते हैं, अगेन इसमें लेके आ सकते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। ये कॉलम से रो में आ जाता है और रो से कॉलम में चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसा यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल और दी गई है 0 1, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स थी, इसको हमने किस में ले आए, कॉलम मैट्रिक्स में, तो नाम क्या दे दिया गया, ट्रांसपोज का नाम दे दिया गया। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स सिंपल, आपने शायद बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, माइनस के साइन को कहा जाता है। देन इट इज़ अ नेगेटिव ऑब्टेन चेंजिंग द साइन ऑफ एंट्री। हमारे पास जितने भी साइन है, अगर कोई डिजिट जो है वो अगर वो पॉजिटिव है, जिसके साथ कोई साइन ना हो, तो हमें मालूम है कि वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव है। और जिसके साथ कोई साइन अगर नेगेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का साइन ज़्यादातर नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास ये 1 जो है वो पॉजिटिव है, इसको हमने क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। लेकिन नेगेटिव लिखने से पहले हमारे पास जो ए की वैल्यू, उसके साथ स्टार्ट में भी हम लोग नेगेटिव लिख देंगे। 3 के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, -2 था, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। इसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा, अक्सर बच्चों को ये डेफिनेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं बड़े स्लोली करके आपको समझा देता हूँ। अ स्केयर मैट्रिक्स, हमने पीछे पढ़ा था, स्केयर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसके रो और कॉलम इक्वालिटी पे हो। इफ़ द इक्वल ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसने कहा आर ट्रांसपोज इक्वल ए, हम लोग ए का ट्रांसपोज भी लें और वो किसके इक्वल निकल जाए, ए का, उससे कोई फ़र्क ना पड़े, कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ज़रा, एम हमारे पास वैल्यू दी गई है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, अब ज़रा गौर कीजिएगा, 1 2 3 को मैंने इस शेप में लिख दिया, इसी रो को मैंने इस शेप कॉलम में लिख दिया, 3 4 0 को मैंने कॉलम में लिख दिया। चेक करें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोनों सेम है, तो इसको हम नाम क्या दिया जाता है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क बस इतना है, स्क्यूस मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, इसमें हम जो था, आपने गौर किया था, आर ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए ट्रांसपोज के। अब यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज इक्वल ए के, लेकिन जब ट्रांसपोज लगाया जाएगा तो जो ए की वैल्यू होगी उसको नेगेटिव का साइन लगा दिया जाएगा। नेगेटिव का साइन लगा के जो उसके पॉजिटिव होंगे उनको नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होंगे उनको पॉजिटिव कर देंगे। इस कंडीशन में ये स्क्यूस मैट्रिक्स कहलाता है। इस सूरत में जिसमें साइन नहीं चेंज होता, जस्ट हम लोग ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो वो कोई तब्दीली नहीं आती, सेम दोनों हो जाते हैं, वो सिमेट्रिक्स है। इसमें भी ये दोनों सेम होंगे, लेकिन सेम करने के साथ साथ जब हम ट्रांसपोज निकालें तो साइन किसके साथ चेंज कर देंगे, उसको नेगेटिव का साइन कर देंगे। अब ज़रा यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू को हमने देखें ट्रांसपोज निकाल दिया, 0 2 3 था, 0 2 3 2 0 -1 2 0 -1 -3 1 0 रो था, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। अब इसी ए ट्रांसपोज का हमने जब माइनस का सहारा लिया तो कुछ जब साइन चेंज किए, तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है। किसकी वजह, इसकी वजह क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज का नेगेटिव ए निकाला जाए तो वो किसके, नेगेटिव ए किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं। अब नीचे चल जाते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं समझाने से पहले आपको डेफिनेशन एक दो पढ़ देता हूँ। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसको और दो डायगोनल मैट्रिक्स, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज डायग्नोज इज जीरो। उसने कहा सिर्फ एक डिजिट ऐसा हो जो जीरो ना हो, जैसे उसने कहा डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ और डिजिट जीरो है, लेकिन इस शेप में आप देख सकते हैं, जो इस पोजीशन में ऐसे बन रहा है, वहाँ पे आपका 1 2 3 है, 1 2 2 है, 1 3 है। एक आधा 2 या 3 डिजिट ऐसे होंगे जो सिफर नहीं होंगे, बाकी उसके और डिजिट क्या है, वो सिफर है। किस पोजीशन पे मैं कह रहा हूँ, इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 2
1 3 इस पोजीशन, बाकी और डिजिट क्या है वो सिफर है इन डिजिट्स के अलावा, तो वो क्या कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। Our diagonal matrix is called to a scalar matrix. ने कहा diagonal matrix को scalar matrix कहा जाता है if all the diagonal entries in the same। लेकिन वो कहता है diagonal matrix की तरह इसकी ये वाली जो पोजीशन होगी उनके all डिजिट सेम होंगे। आप चेक कर सकते हैं सेम पोजीशन पे के है। दूसरी एग्जांपल देख लें 2 2 2 है, और यहाँ पे के पास थर्ड एग्जांपल जो है वो 3 3 है। यहाँ पे 0 जो था डायगोनल में क्या कहा था, इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एक आधा डिजिट, दो तीन डिजिट जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी और डिजिट क्या होंगे, सिफर होंगे। यहाँ पे क्या कहा गया, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है इसको, लेकिन हमारी ये वाली जो पोजीशन है वो उनका जो जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे या डिजिट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, जैसा मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स में बता दिया। लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के लिहाज से भी, और इसकी जो है वो दो हमारे पास हैं। यहाँ पे ये जो हम पहली जो कंडीशन इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे ये हमारे आगे जाके आपको एफएससी आईसीएस में पूछ जाएगी। इसके जो मैं नेक्स्ट पेज में आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा वो आपको वैल्यूज़ जो ज़बानी याद रखनी, जो हमारी वैल्यूज़ इस चैप्टर में यूज़ भी होंगी। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, आर डायगोनल एंट्रीज इज 1 डिनोटेड बाय 1। आप जरा चेक करें डायगोनल किसे कहा जाता है, यानी जो ये वाली पोजीशन है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि ये जो पोजीशन होती है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब इस पोजीशन पे और डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, हमारे ये तमाम डिजिट 1 होंगे, बाकी जो है सिफर हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ना जो वैल्यूज़ हैं वो तमाम क्या होंगी, 1 और 1 होंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल वो देखें, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे बी की एग्जांपल दी गई है वो है 1 और 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये जो एग्जांपल है ये आपको वैल्यूज़ बानी याद रखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ये आपको आगे मैंने आपको बताया चैप्टर में जब इसे हम करेंगे उस वक्त हमें ये याद रखनी पड़ेगी, और ये वैल्यूज़ ज़बानी याद होगी तो हमारा क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसा कि हमारी 1.2 एक्सरसाइज है, अभी मैंने जितनी भी आपको डेफिनेशन समझाई गई है उसी के मुताबिक वो अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करें कि ये यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नेट मैट्रिक्स की मैं दोबारा एक छोटी सी आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ज़ीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहा जाता है, ये बात ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है बेटा ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से हमने निकालनी है कि हमारे पास जो है वो रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में भी जो है उसने स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैं डेफिनेशन समझा चुका हूँ, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। कुछ इसमें से ऐसी डेफिनेशन भी होंगी जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए है क्योंकि इसकी रो और कॉलम इक्वल है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसीलिए है क्योंकि इसकी इस पोजीशन में डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को लिख कर नीचे इसकी आइडेंटिफाई लिख देनी है कि ये रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वगैरह में पूछा गया। आप इन्हीं इनको बस इनके जैसे मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, जब आपको याद होंगे आप इजीली इन क्वेश्चन को लिखकर इनके नीचे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। अब हमने इसको सोल्व कैसे करना है, आज मैं आपको इसको सोल्व करने का मेथड बता देता हूँ। जैसा कि हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंग ये है ए इक्वल है 1 0 -1 के। नेगेटिव मैट्रिक्स मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में भी समझाया था, फिर दोबारा माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ। जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई होगी, जैसे ए दिया गया, ए के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। अभी हमारा कौन सा साइन है, 1 के साथ कोई साइन नहीं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 0 के साथ कभी भी जो है वो नेगेटिव का साइन नहीं लगाया जाता क्योंकि उसको अच्छा नहीं समझा जाता। अब ये -1 है, -1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बी का जब हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, बी की वैल्यू आपके सामने है, ये तीनों डिजिट पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है। ये जो है डिजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस डिजिट के साथ कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन तीनों डिजिट के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब पहले हमारे पास ए था तो हमने ए नेगेटिव लिखा था, अब हमारे पास बी है तो नेगेटिव बी लिखा जाएगा। इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। सेम हमारे पास सी भी ऐसे हो जाएगा, सी के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ये तमाम पॉजिटिव है, तमाम के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। डी भी हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व होगा तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों साइन के साथ जो पॉजिटिव है दोनों के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे।
ई पोजीशन भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ई तो इसका नाम भी नेगेटिव ई लिखे। ये तीनों हमारे पास जो डिजिट है हमारे पास क्या हो जाएंगे, अब ये 1 और 2 नेगेटिव हो जाएंगे, 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव 5 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव की ज़रूरत लिखने की नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं उसने फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ दिए गए हैं। हम इन सब का क्या निकालना है, हम सब का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास ए इक्वल है 0 1 -2 है। मैंने जैसा कि आपको माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि अगर हमारे पास कॉलम होगा, हम लोगों ने यहाँ पे ए के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे और इस ब्रैकेट के ऊपर कॉर्नर में लगा देंगे वहाँ पे। और इसको जब हम सोल्व करेंगे, जो कॉलम होगा उसको हम लोग किस में लिख देंगे, रो में लिख देंगे। जब रो में आंसर लिखा जाएगा तो ऊपर टी हमने नहीं लगाना, सिर्फ जो हमारे पास जो क्वेश्चन की बैक साइड पे ए बी सी दिया गया है वहाँ पे हमने छोटा सा टी लगा देना उसके ऊपर। और ये हमारा जो कॉलम था उसको हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। ये हमारा ट्रांसपोज हल हो गया। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है सेम वैसे ही होगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे b इक्वल है 5 1 6 है, हमने टेकिंग द ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स बोथ साइड, हमने दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लिया। जब हमने यहाँ पे b के ऊपर ट्रांसपोज लिया, यहाँ पे भी हमारे पास रो थी, हमने इसको किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। आपने गौर किया होगा सिर्फ b के ऊपर ट्रांसपोज रह जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग इसका फॉर्म हल कर देंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब हम सी में सवाल क्वेश्चन है, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमारे पास ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए हमारे पास ये कॉलम की पोजीशन पे दिया गया है, हम लोग इसको किस में लिख देंगे, रो की पोजीशन पे लिख देंगे। यानी हमारे पास 1 2 3 है, तो ये हमारे पास 2 -1 है, ये कॉलम है दोनों, और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं इस तरह रो की पोजीशन पे आ जाएंगे 1 2 3 2 -1 0। ये हमारे पास डी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही हमने करना है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। हमने दोनों जब तरफ ट्रांसपोज लेंगे तब गौर करेंगे, देखेंगे यहाँ से हमारे पास ये जो था ये स्केयर मैट्रिक्स में है, तो हम लोग इसको रो को ही कॉलम में लिख देंगे। 2 3 0 5 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही हो जाएगा, 2 3 -4 5 है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 जो था वो हमारे अपर पोजिशन में रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 और 5 हमारा इस तरह कॉलम में आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे पेज पे सोल्व किया हुआ है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसे ही है, ये भी हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स ही है। एफ टी लिख दिया, यहाँ पे टी हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास रो को हम लोग कॉलम में लेंगे 1 2 और 3 और 4। इस तरह ये हमारा ये क्वेश्चन जो है वो रो मैट्रिक्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है गौर कीजिएगा, उसमें हमारे पास 2 वैल्यू दी गई हैं। उसने क्या वेरीफाई करें कि ए और बी। अब यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। उसने ए ट्रांसपोज और ब्रैकेट के बाद फिर टी है इक्वल ए के किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बी ट्रांसपोज टी इक्वल बी किया हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा जब भी वेरीफाई करना हो, हमारे पास 2 साइडें दी गई हों, तो हम लोग उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ए की वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ए की जब वैल्यू निकाल लेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर ट्रांसपोज का टी का साइन लगा दिया। जब हम ए का ट्रांसपोज लगाएंगे तो 1 2 जो था वो इस फॉर्म में आ जाएगा, रो 0 1 0 1 भी इस पर आ जाएगा। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व हो गया ट्रांसपोज। अब इसी का अगेन ट्रांसपोज लेंगे नेक्स्ट पेज पे जाके, दोबारा ट्रांसपोज लिया, यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख दिया, अगेन दोबारा क्या किया, 1 0 कॉलम में आ जाएगा रो की, और 2 1 ये भी अगेन कॉलम में आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड क्या था हमारा, उस हमारे पास क्या था, ए के इक्वल था। राइट हैंड किसके इक्वल था, ए के। अब हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1 0 2 1। अब चेक कर सकते हैं ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। और कोशिश की है अगर जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लिखें तो ये क्वेश्चन भी लिख दिया करें, ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। इससे ज़रा अच्छा ज़रा क्लियरली हो जाता है। इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको भी ये क्वेश्चन समझाया, लेकिन माय डियर फिर दोबारा अगेन बता देता हूँ। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे कि बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू क्या था, यहाँ पे हम सॉरी एक स्टेप जहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बी ट्रांसपोज को, ठीक है। सेम ऐसे पहले लेफ्ट हैंड लिख देंगे, बी की वैल्यू लगा देंगे 1 2 1 0 जो हमारे पास बुक में दी गई है।
अब इसी के ऊपर जब हम बी के ऊपर टी लिखेंगे, यहाँ पे भी ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे, तो ये रो जो है वो किस में आ जाएगी, कॉलम में 1 1। 2 0 रो में है, कॉलम में लिख देंगे 2 0 आ जाएगा। अगेन इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ब्रैकेट के बाहर एक टी लगा देंगे, फिर दोबारा ट्रांसपोज लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 था, 1 2 रो था, कॉलम में आ जाएगा, 1 0 अगेन कॉलम में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसका जो राइट हैंड है, राइट हैंड आपको मालूम है कि वो हमारा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो बी की वैल्यू क्या है, देख सकते हैं बुक से आप लोग, 1 1 2 0। तो हमारे पास जो लेफ्ट का साइड, लेफ्ट हैंड का आंसर जो है वो भी क्या है, 1 1 2 0। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के, प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड के, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। बहुत शुक्रिया माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई आपको नहीं समझ आती, बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स करें कि फ़लाँ स्टेप जो था वो सर वो दोबारा क्लियर कर दें, या जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।